हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं एसीएफ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वानिकी का ही सिल्वीकल्चर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखेंगे। जिसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिल्वीकल्चर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर सिस्टम के जो मेरे पुराने वीडियो हैं, मतलब इसके पिछले वीडियो में मैंने हाई फॉरेस्ट की बात की है। ठीक है, हाई फॉरेस्ट के हम लोग दोनों चीजें देखें। हाई फॉरेस्ट में हम लोग जो देखें वो है कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन मतलब एक सीमित और निश्चित क्षेत्र में रीजनरेशन और फेलिंग किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि क्लियर फेलिंग को और शेल्टरवुड सिस्टम को, इन दोनों के बड़े ही अच्छे तरीके से हमने देखा दो अलग अलग वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है हाई फॉरेस्ट का जो सेकंड और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो आप देखेंगे ये डिफ्यूज सिस्टम। ठीक है, डिफ्यूज रीजनरेशन पार्ट, आप इस पार्ट को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे एसेसरी सिस्टम्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये बहुत ही छोटा वीडियो है, आप लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में इसको हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कॉपाइस फॉरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो चैप्टर है सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है, सिल्वीकल्चर, इन सब का ये सारे टाइप्स पढ़ने के बाद, देखो हाई फॉरेस्ट और कॉपाइस फॉरेस्ट पढ़ने के बाद इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है वो मैं कंपाइल करके बनाया हूँ कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, तो इसको जो सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर जो सिस्टम का जो लास्ट वीडियो है उसमें है। ठीक है, ये जस्ट इस वीडियो के बाद, दो वीडियो के बाद वो वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं। जैसा कि टाइटल दिखा है डिफ्यूज एंड एसेसरी सिस्टम, ये दो सिस्टम हमने पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूज सिस्टम। देखो डिफ्यूज का मतलब होता है कि डिफ्यूज का अर्थ होता है कि पूरी तरह बिखरना। ठीक है, डिफ्यूज हो जाना किसी में। ठीक है, डिफ्यूज मतलब पूरी जंगल में हम लोग रीजनरेशन करते हैं। ठीक है, किसी एक जगह को निश्चित नहीं करते, ये संपूर्ण जंगल का पार्ट है। मान लीजिए ये एक संपूर्ण जंगल है। ठीक है, ये एक संपूर्ण जंगल है, तो हम हर जगह पे, पूरी जगह पे क्या है, थोड़े थोड़े एरिया पे हम लोग ये ग्रुप कटाइज करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर पूरे जंगल को कंसीडर किया जाए तो एक डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझते हैं कि डिफ्यूज सिस्टम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि डिफ्यूज सिस्टम में पहला है सेलेक्टिव सिस्टम या सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, अब ये सिलेक्शन सिस्टम होता क्या चीज है, पहले इसको देखते हैं। देखिए सिलेक्शन सिस्टम का मतलब होता है जहां हमने इससे पहले जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन पढ़ा, वहां पे क्या थे, एक छोटे से एरिया पे सारा रीजनरेशन और फेलिंग के टेक्निक्स अपना रहे थे। तो यहाँ होता है इट इज ए सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच वी फेलिंग एंड रीजनरेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एरिया। इसका अर्थ यही होता है कि पूरे जंगल में हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है रीजनरेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अलग अलग जगह पे हमने पूरा रीजनरेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो रीजनरेशन होता है एंड द रिजल्टेंट क्रॉप इज अनइवन एज। जाहिर सी बात है, आपने हर जगह की कटाई, रीफेलिंग, फेलिंग और रीजनरेशन अलग अलग टाइम पे की है, तो हर जगह का जो एज है वो बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। इस वजह से क्या है, हर जगह का एज डिफरेंस है, इसलिए इसको क्या बोले, अनइवन एज बोल देते हैं। ठीक है, अनइवन एज बोल देते हैं। तो यहीं पे हम लोग समझते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है, ये होता क्या चीज है। देखिए इससे क्या होता है, रीजन फेलिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द होल एरिया, ये तो उसकी विशेषता हो गई। मतलब ये हो गया रीजनरेशन जो है पूरे जंगल के पूरे क्षेत्र में हम लोग क्या है, फैली हुई है ये रीजनरेशन। ठीक है, थोड़े थोड़े एरिया पे। क्रॉप ऑप्टेन इरेगुलर, जाहिर सी बात है, इसका जो विशेषता बताता है कि सेलेक्टिव सिस्टम में जो क्रॉप मतलब यहाँ फसल नहीं होता, फसल के टर्म्स में जो छोटे पौधे होते हैं वनों के, उसको क्रॉप बोलते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप। तो यहाँ पे जो क्रॉप आप समझें, क्रॉप का मतलब वनों के छोटे पौधे पौधे को हम लोग यहाँ पे वानिकी के क्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो क्रॉप ऑप्टेन इरेगुलर, जाहिर सी बात है कि एज डिफरेंस के कारण इसको इरेगुलर फॉरेस्ट मिलेगा एंड रीजनरेशन ऑपरेशन आर कैरिड आउट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द क्रॉप। मतलब मुझे एक थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द क्रॉप, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, जो रीजनरेशन किया था वो अपने
इनका लाइफ साइकिल अगर 100 का है तो पूरे 100 साल तक ये क्या करते हैं, ये पूरे जंगल में उन्हीं का सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। 25-25 साल के अंतराल पे ये रीजनरेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो रीजनरेशन को समझने का एक दूसरा भी पैटर्न हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनकी जो पूरे जंगल को आपने सेलेक्ट किया है तो किस तरह से ये होता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से समझेंगे आप, जैसा कि ये दिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सेलेक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए पहले क्या करते हैं, जैसा कि ये आपने देखा कि ये एक मैच्योर जंगल है जो बन के तैयार हो गया है। मतलब कुछ सालों में हम लोग को ऐसा दिखता है कि ये जंगल क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कट हम जो करने जाएंगे उसमें ये जो दिख रहा है व्हाइट वाले, ये क्या है, पुराने पेड़ है। तो इन पुराने पेड़ों को पहले काटेंगे। जब इनको काटते हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट कट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेलिंग हो जाती है। फर्स्ट फेलिंग के बाद ये जो बचता है, देखिए यहाँ से क्या है, ये व्हाइट वाले पेड़ यहाँ से कट गए हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, 20 से 30 साल गुजरने देते हैं, ठीक है। 20 से 30 साल गुजरने के बाद फिर देखते हैं जंगलों में क्या सेकंड कट की बारी आती है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं 30% लगभग पेड़ों को काट देते हैं जो अब मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 साल और छोड़ते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, इनका जो पेड़ों की जो उम्र है और जगह जगह पे क्या है, जैसे ये वाले पेड़ जो आपको ग्रे कलर के दिख रहे हैं उन वो अलग एज के हो जाएंगे, जो ग्रीन कलर के हैं वो अलग एज के हो जाएंगे। तो इस तरह अलग अलग ग्रुप में हम लोग जब पूरे जंगल को कई सालों के अंतराल में फर्स्ट कट, सेकंड कट और थर्ड कट लगाते हैं, देखिए ये क्या हो जाता है, थर्ड कट के आफ्टर अनदर 20 ईयर्स के बाद हो जाते हैं। सेकंड फर्स्ट सेकंड कट के बाद ये क्या होता है, 2 स्टेज के पेड़ बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 2 एज के जो एज डिफरेंस के जंगल हमको मिलेंगे, इसी को हम लोग इरेगुलर फॉरेस्ट कहेंगे। जरा यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ जो भी ये सेलेक्टिव सिस्टम को बताया, ठीक है। तो इस फिगर के बाद हम देखते हैं ये जो जैसा आपने देखा, ये सेलेक्टिव सिस्टम का माध्यम से इसको समझ सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो फेलिंग हो रही है, फेलिंग मतलब जो हार्वेस्टिंग या पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है। पेड़ों को कटाई जो हो रही है, इसको कैसे कैसे किया जाता है, कटाई का जो तकनीक है या पद्धति है, ठीक है, ये कैसे कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। कि पहला पॉइंट में ये देखते हैं कि फर्स्ट स्केटर्ड मैच्योर ट्री आर फेल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ जो मैच्योर हैं, ठीक है, मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, उनको पहले काटते हैं, ठीक है। मैच्योर मतलब वो अपने लगभग अगर उनका 100 साल का टेन्योर है तो अपन 75 साल के ऊपर वाले पुराने पेड़ को काटना शुरू करेंगे। ऑल फॉरेस्ट एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कूप्स। देखिए यहाँ बहुत जरूरी होता है कि जो यहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि पूरे लाइफ साइकिल दौड़ता है ये जो लाइंस, ठीक है, आउट ऑफ द लाइफ आउट द लाइफ ऑफ द क्रॉप। इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए ये बड़ी सी जंगल है, तो जितना लाइफ साइकिल होगा उस उतने ही अपन क्या करें, कूप में बांटेंगे। कूप मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट। मतलब मान लीजिए पूरे जंगल को हमने ये सेलेक्ट किया और ये छोटा सा एरिया ले लिया, इसको हम लोग कूप कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो छोटा सा एरिया है ये कूप, उसी प्रकार ऐसे 2 3 4 ऐसे कितने कूप में बांटेंगे, तो ये हम देखते हैं आगे। ये चौथे पॉइंट में, आप चौथे पांचवें पॉइंट में हम लोग समझ जाएंगे कि जितना उसका लाइफ साइकिल होगा जंगल को उतने कूप्स में बांटने पड़ेंगे। तो ये कैसे होता है जरा देखिए। कहा कि नंबर ऑफ कूप में बांटते हैं, फिर उसके बाद क्या जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कूप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर ऑफ फेलिंग सिस्टम। नंबर ऑफ मतलब फेलिंग सिस्टम आप जितना ले रहे हैं, ठीक है, ईयर ऑफ जैसे 25 साल का है तो 25 साल का क्या करेंगे, 25 भागों में बांट लेंगे। 25-25 भागों में पूरे लाइफ साइकिल का क्या करेंगे, आप पूरे जंगल को उतने ही कूप सेलेक्ट करके आप काटते जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट समझेगा। ईच कूप इज वर्क आउट ईच कूप इज वर्क आउट फॉर द ईयर ऑफ रीजनरेशन फेलिंग। ये सेम चीज वही मैंने कहा। दिस इज डन सिक्वेंसली फॉर ऑल कूप्स। मैंने कहा वही वही चीज ये बार बार बता रहा हूँ कि आपने जितनी उसकी लाइफ मतलब ये सर्कुलेशन एरिया अगर 25 है तो हमने क्या कर दिया, 25 कूप्स में इसमें डिवाइड कर दिया। तो कंटिन्यू सिक्वेंसली इसके बाद ये उसके बाद ये ऐसा ऐसा करके हम लोग काटते जाते हैं। ऐसा ऐसा करते 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 क्या है, धीरे धीरे पूरा जंगल को क्या करते हैं हम लोग काट के रीजनरेशन कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि इरेगुलर फॉरेस्ट तो बनता है, लेकिन एक अलग अलग ग्रुप में। ये इस ग्रुप के पेड़ों का साइज जो है 75 साल का है, इस ग्रुप के साइज का जो है अपन देखें तो 50 साल का है। तो हर एक ग्रुप के जो पेड़ों की जो उम्र है वो अलग अलग हो जाती है, जिससे हम लोग क्या होता है
इरेगुलर फॉरेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे ये 6 नंबर का पॉइंट यही बताता है, सो आफ्टर n years द सम कूप इज रिपीटेड, मतलब कुछ साल बाद क्या हो जाता है, कुछ मतलब 25 साल, जैसे 25 सालों में क्या है, जैसे तैयार करते हुए आया और ये साइकिल उसको रिपीट होगा, ठीक है। हमको पा जाते हैं कि हम 25 सालों में किसी एक या रोटेशन मिल जाता है हर कूप को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो मेन बात है वो चीजें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक तो कूप्स में काटते हैं, नंबर ऑफ कूप्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेलिंग साइकिल के हिसाब से, ईयर इन द नंबर ऑफ फेलिंग साइकिल के हिसाब से। चलिए अब ये देखते हैं, फेलिंग साइकिल इज वेरिड फ्रॉम 10 से 20 साल, 10 से 20 साल तक ये वेरी करता है। क्यों? ये डिपेंड करता है कि आपके पेड़ का उम्र के हिसाब से, मतलब कौन सा पेड़ आप जंगलों में विस्तृत है, वो देवदार है, चीर है, फर है, बबूल है, क्या उसकी स्पीसीज है, उस पर डिपेंड करता है ये फेलिंग साइकिल्स का जो ईयर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फेलिंग कंसिडरेशन मेनली फॉर फॉलोइंग केसेस क्लासेस ऑफ द ट्री परमानेंटली। अपन देखते हैं प्राइमरीली हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि किनको काटना है, तो डेड एंड डाई डिजीज और डिफेक्टिव पेड़ को काटेंगे, जो बीमार है और जो पुराने पेड़ है उनको काटा जाता है, ठीक है। और इमेच्योर ट्री ऑफ अनडिजायरेबल स्पीसीज, जो जरूरत ऐसे पेड़ जिनकी जरूरतें नहीं है उन पेड़ों को काटा जाता है। इमेच्योर ट्रीज अपकमिंग कमिंग अंडर द थिनिंग स्ट्रिप और कूप्स, ठीक है। कुछ ऐसे इमेच्योर पेड़ को काटना पड़ता है जिससे क्या हो कि जो ये थिनिंग हो जाती है, थिनिंग का अर्थ होता है कि वही केनोपी को थोड़े से हटा के, केनोपी जहां घना रहता है, कुछ केनोपी में स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि सूर्य की किरणें नीचे तक पहुंचे और वहां जहां से रीजनरेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये फेलिंग की जाती है, ठीक है। और जैसे ये सूर्य की किरणें पहुंची, मैंने ये बताया कि अगर यहाँ से सूर्य की किरणें आना पॉसिबल हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, जो रीजनरेशन इज ऑब्टेन नेचुरली, ठीक है। यहाँ वही चीज होता है, रीजनरेशन है जो है, रीजनरेशन मतलब पेड़ों को उगाना जो है वो नेचुरली होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका दिया है कि जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेगुलर होंगे। ये हम शुरू से बताते आ रहा हूँ कि सेलेक्टिव सिस्टम में जो क्रॉप्स बनते हैं, वो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेलेक्टिव सिस्टम में क्रॉप्स जो बनेंगे, मतलब वो जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, इरेगुलर फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये देखें कि यहाँ एप्लीकेशन पार्ट्स क्या है, इस सेलेक्टिव सिस्टम के एप्लीकेशन पार्ट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यही देखते हैं कि इसको हम लोग कहाँ अपना सकते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्टीप टोपोग्राफी as such as hillside and broken rugged, ठीक है। इसका मतलब यह और एंड इट मेंटेन द कंटिन्यूअस वेजिटेशन ओवर दिस रिड्यूस द सॉइल इरोजन। देखिए इसका मतलब यही हुआ, तो पहला कंडीशन यही, कहाँ पे एप्लीकेशन होगा, तो मैं सीधे बता दूं, ये जो है जहाँ पे स्टिप्ड होंगे, मतलब स्टेप्ड कैसे होंगे, देखिए जो हाईली के होंगे ऐसे क्षेत्र हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्यादा ढलान होते हैं, तो वहां पे जो पेड़ उगना है, ठीक है, ऐसे जगह पे हम लोग रीजनरेशन कराना है तो हम लोग इस सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाते हैं, ठीक है। हिली एरिया में यूज करते हैं, तो ये नाम याद रखिए। ब्रोकन रग्ड मतलब होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे किसी खाई में क्या होता है, ऐसा ये बना रहता है, मतलब ये क्या है कि जो जो चट्टाने हैं वो डायरेक्ट क्या है, खाई में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसा टाइप का सीढ़ी नुमा टाइप का दिखता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऊंचाई पर ये कुछ ऊंचाई पर है, और यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सॉइल इरोजन के लिए हम लोग सेलेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर प्रिवेंसिंग द कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया से मतलब है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बांध है, ठीक है, ये कोई बांध है मान लीजिए, ठीक है, इस बांध के यहाँ पे पूरा पानी है, ठीक है, तो ये सब पानी जो है, पानी यहाँ पे इतना सारा पानी है और ये बांध है आपका, मान लीजिए ये आपका ऐसा बांध है, इस बांध के यहाँ पे इतना पानी है, तो ये जो जितना एरिया में जितने जितने क्षेत्रफल में ये पानी जो है ठहरता है वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। यहाँ पे फिर फॉरेस्ट उगाना उसके चारों तरफ कैचमेंट एरिया में, ताकि सॉइल का इरोजन ना हो, ठीक है, ये क्या पेड़ उगाना, ये सब क्या कहलाएगा अपन देखें तो ये सब हमको बताता है
कि कैचमेंट एरिया में हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर एसेंशियल इन द लास्ट कम्युनिकेशन एरिया, लिस्ट कम्युनिकेशन एरिया। इसका अर्थ हुआ जहाँ पे हम लोग जैसे ये कैचमेंट एरिया हो गया, ये स्टीप्ड ढलाने वाली चट्टाने हो गई, और ये जो रग्ड एरिया है, ब्रोकन रग्ड मतलब होता है कि चट्टानों का जो टूटा हुआ थोड़े थोड़े हिस्से में टूट के ऐसा कुछ सीढ़ी नुमा अगर कोई बड़ा सा जमीन है तो वहां पे भी हम लोग ये सेलेक्टिव सिस्टम अपनाते हैं। तो आपको यही क्वेश्चन बनता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं सेलेक्टिव सिस्टम का, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल स्टीप्ड टोपोग्राफी में, स्टीप्ड मतलब होता है बहुत ही स्टीप्ड मतलब ये कि समतल जमीन ना हो जहाँ पे, ठीक है। हिली एरिया में हो जाएगा, ब्रोकन रग्ड में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और कैचमेंट एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे जहाँ पे कम्युनिकेबल नहीं हो पाता, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है, वो उस एरिया पे हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें क्या बता रहा हूं मैं, ये सेलेक्टिव सिस्टम के टाइप्स एप्लीकेशंस बता रहे हैं, ठीक है। और भी है, दिस इज सुटेबल फॉर रीजन वेयर द मार्केट रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज इज डिजायर्ड, ठीक है। वैसे क्षेत्रों में भी कर सकते हैं जहाँ पे मार्केट के डिजायर्ड के हिसाब से हमने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, सेलेक्टिव एरिया चूज किया है, ठीक। दूसरा जो है जो लास्ट, इट इज सुटेबल फॉर शेडेड बियरर। ये लास्ट जो लाइन है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसके लिए अपनाता है, तो शेडेड बियरर जो आपके पेड़ होते हैं, स्पीसीज होते हैं, शेड बियरर मतलब छाया शेडेड बियरर मतलब जो छांव में पलने वाले जो पेड़ होते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। जैसे देवदार है, ठीक है, एक देवदार है, ठीक है। ये सब पेड़ क्या है, ऐसे स्पीसीज है जो छायादार वृक्षों में पनपते पे हैं, ठीक है। छायादार वृक्ष के नीचे छाया, शेड बियरर मतलब छाया में थोड़ा सा छाया और थोड़ा धूप के कारण ये पलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम। ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम जो है सेकंड पार्ट है इसका, किसका, आप देखेंगे ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम जो है, ठीक, डिफ्यूज सिस्टम का सेकंड पार्ट है। अब देखिए ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम में क्या समझते हैं, बस इसको समझना जरूरी है, आप उसमें टिक कर लेंगे ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ग्रुप सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप का पेड़ है जो कई मेच्योर है बहुत दिनों से, ये नया न्यू मेच्योर पेड़ है, और यहाँ पे रीजनरेशन के लिए यहाँ से फेलिंग हो चुका है। ये एरिया में क्या होता है, फेलिंग हो चुका है, इस पे भी फेलिंग हो चुका है। तो आप क्या देख रहे हो, अलग अलग जगह पे फेलिंग कर दिया है हमने, और कुछ जगह से रीजनरेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इस वजह से। और कुछ जगह पे बिल्कुल मेच्योर है, ठीक है। ये जो ज्यादा गहरी दिख रहे हैं यहाँ पे पूरा मेच्योर पेड़ है ये जगह, और ये पे उनसे थोड़े से मेच्योर है, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल गहरे हरे हैं, ये थोड़ा सा लाइट हरे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है उनसे थोड़ा सा पुराने होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल उनसे थोड़ा नए होंगे जो गहरे हरे हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा देखेगा अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह पूरा जंगल एक डिफ्यूज सिस्टम बन जाता है, तो इसीलिए डिफ्यूज सिस्टम कहा जाता है। तो ग्रुप सिलेक्शन जो मिस्टर है, यहाँ पे ग्रुप जो है किसी एक विशेष पेड़ का ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। किसी एक पेड़ को नहीं काटते हैं, सिंगल पेड़ को नहीं काटा जाता है, उस प्रजाति पेड़ को, पेड़ के ग्रुप को, प्रजाति के पेड़ के जो ग्रुप है उसको काटा जाता है, ठीक है। उसको ग्रुप वाइज इसको काटते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे रीजनरेशन करते हैं, नेचुरली या आर्टिफिशियली, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम कहलाता है। किसी एक पेड़ को नहीं, किसी एक प्रजाति के ग्रुप को काटने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइज ऑफ द ग्रुप डिपेंड अपॉन द लाइट रिक्वायरमेंट, ठीक है। दिस वेरीज विथ एस्पेक्ट, स्लोप, हाइट और सराउंडिंग ट्रीज, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है कि पूरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है, जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा एस्पेक्ट होगा, कैसा स्लोप होगा, हाइट क्या होगी, इस पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ अ ग्रुप डिपेंड अपॉन द लाइट रिक्वायरमेंट। जैसी लाइट रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से इनका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस ग्रुप आर नॉट in large contribution centrifugally,
हाँ, तो सेकंड जो आप देखेंगे वो ये है कि इस पे जो ग्रुप सेलेक्ट होता है, दे आर नॉट इन लार्ज सेंट्रीफ्यूगली एज लाइक अ शेल्टरवुड सिस्टम। देखिए शेल्टरवुड सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगली तरीके से फेलिंग होती है। सेंट्रीफ्यूगली तरीके से फेलिंग मतलब होता है, देखिए अगर कोई ऐसा एरिया है वहां शेल्टरवुड में अक्सर हम लोग क्या करते थे, इनको इनको क्या करते हैं, ऐसे पार्ट पार्ट में बांटते थे, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पहले यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, ऐसे करके फिर रिपीट होते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एक सर्कुलर टर्म्स में होके ये केंद्रित होते थे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है कि अपन कहीं कोई सीक्वेंसली फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या सीक्वेंस देता है, कहीं कहीं पे ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप के माध्यम से ये कटाई करते हैं, ठीक है। वो सीक्वेंसली नहीं चलते कि यहाँ पे काटा फिर यहाँ काटा फिर एक है। जबकि शेल्टरवुड में क्या होता है, ये डायगोनली कटते हैं ऐसा, ठीक है। वो मैंने शेल्टरवुड में बताया है, ठीक। तो समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्रॉप ऑब्टेन इज इरेगुलर होता है बट विद इन द ग्रुप ऑल ट्रीज आर सिमिलर। जाहिर सी बात है कि यहाँ के पेड़ का उम्र और यहाँ के पेड़ का उम्र वो दोनों अलग होंगे, लेकिन यहाँ और यहाँ ये जो एरिया है, इनकी जो एज होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये ग्रुप में कटे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज सुटेबल फॉर द लाइट डिमांडर, दिस इज सुटेबल फॉर लाइट डिमांडर। तो याद रखिएगा कि जो सेलेक्टिव सिस्टम है, देखिए यहाँ पे दो बातें बिल्कुल याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन पार्ट बिल्कुल याद रखिए, ये किसके लिए है। जैसे सेलेक्टिव सिस्टम जो था वो सेड बियरर के लिए था, वहीं पे आप देखें कि ग्रुप सिस्टम किसके लिए है, वो लाइट डिमांडर के लिए है। तो लाइट डिमांडर जो स्पीसीज या पेड़ रहते हैं उनके लिए कौन सा ग्रुप सिस्टम अपनाते हैं, देखिए। और अगर इस सही रियल स्पीसीज की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन है वो साल, टीक, फर और स्प्रू जैसे फॉरेस्ट के लिए उपयोगी होता है, ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। यही है कि हम अगर देखें एप्लीकेशन के बाद एक छोटा सा टर्म्स है, देखिए कंट्रोवर्सी क्या होता है। कंट्रोवर्सी विथ रेलिवेंट टू द ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन के साथ इनका क्या कंट्रोवर्सी होता है। आप देखोगे द क्वालिटी ऑफ टिम्बर, द क्वालिटी ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस, द क्वालिटी ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस इज मोर नॉटी एंड टेपर्ड। इसका मतलब यह है कि जो आपका जो ये लकड़ी मिलने वाला है, ठीक है, वो जो लकड़ी होता है वो जो है वो उसमें नॉट बन जाते हैं, मतलब गांठ बन जाते हैं। ये देखिए अगर ये है ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे गांठ, 3 गांठ वाले 2 गांठ वाले पेड़ बनेंगे, ठीक है, ऐसे मिलते हैं। तो ये ऐसे टाइप के पेड़ मिलेंगे आपको, ठीक है। नॉटी और टेपर्ड हो जाते हैं, मतलब कुछ इस तरह से पेड़ों का जो साइज है वो बेलनाकार ना होके ऐसा टेपर्ड शेप में उगते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन इसका ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम के। तो आपको ये पूछा जाएगा कि ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम में अगर आप कॉपाइस फॉरेस्ट से उगाएं, ठीक है, या कॉपाइस फॉरेस्ट या रीजनरेशन से उगाएं तो उसमें ड्रॉबैक क्या है। तो दिस रिड्यूसेस द टिम्बर क्वालिटी। जाहिर सी बात है अगर ऐसा नोटी हो जाता है, मतलब बहुत सारे गांठ वाले अगर पेड़ उगते हैं, तना मिलता है, लकड़ी मिलता है, तो इसको ये काम की नहीं रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी क्वालिटी गिर जाती है। और इसको यही पूछा जाएगा कि ग्रुप सेलेक्टिव सिस्टम में ड्रॉबैक में क्या ड्रॉबैक मिलता है। तो ड्रॉबैक ये चीजें होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चलते हैं सबसे ज्यादा नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, एसेसरीज सिस्टम, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एसेसरी सिस्टम जो था इसका हम देखें एसेसरी सिस्टम जो है एक प्रकार से ये जो सिस्टम है, पहले इस सिस्टम को समझना जरूरी है। ये सिस्टम होता क्या चीज है, जैसे कोई जंगल है उसमें हम लोग क्या है, अगर स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर ले, स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंजेस करने से जो इरेगुलर फॉरेस्ट है उसको 2 स्टोरी में बदल, जो इरेगुलर फॉरेस्ट है उसको हम लोग 2 स्टेयर्ड हाई फॉरेस्ट में भी बदल सकते हैं, ठीक है, या उसको इरेगुलर भी रख सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एसेसरीज का मतलब होता है कि एसेसरी सिस्टम आर दोज हाई फॉरेस्ट सिस्टम विच originate from the other even ages system, ठीक है। मतलब वहां पे ऑलरेडी इवन एज फॉरेस्ट है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इसको डबल स्टोरी बना सकते हैं। अच्छा, ये डबल स्टोरी से आप क्या समझते हैं, देखिए इस फिगर को समझिएगा, इस फिगर से आप डबल स्टोरी को मतलब समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या कहा है डबल स्टोरीज का मतलब, जैसे कि इस पेड़ से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा कौन सा किस साइज के पेड़ है, मतलब
कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, कुछ मझले पेड़ दिख रहे होंगे और कुछ छोटे पेड़ दिख रहे हैं। तो इन छोटे पेड़ों को अगर काट दिया जाए, जिनका कोई हाइट से लेना देना ना हो, झाड़ टाइप के रहते हैं, उनको अगर काट दिया जाए तो आपको दो स्टेज के पेड़ दिखाएंगे। एक बड़े साइज के, देखिए इनका साइज एक समान है, और एक छोटा साइज जो इनके नीचे पल रहा है, ठीक है, इनके छाया में पड़ रहा है, ठीक है। ये तो दो स्टोरी हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टोरी, ये सेकंड स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी एक ग्रुप की कटाई कर लेते हैं तो एक ग्रुप बच जाता है, ठीक है। अगर बड़े मेच्योर पेड़ को काट दो तो नीचे के जो पेड़ हैं, ये सेकंड वाला पार्ट है, ऐसा आ जाता है, ठीक है। ये सेम एज के रह जाएंगे। तो ये है सेलेक्टिव सिस्टम, एसेसरी सिस्टम, जहां पे हम लोग क्या है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके क्या है, टू स्टोरी में बदल सकते हैं, ठीक है। टू स्टोरी को कटाई के बाद वो एक रेगुलर फॉरेस्ट में मिल जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग टू स्टोरी को समझ सकते हैं, ठीक। तो अपन टू स्टोरी को देखें तो सबसे टू स्टोरी हाई फॉरेस्ट जो है उसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। इट इज एसेसरी सिल्वीकल्चर सिस्टम दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू स्टोरी। तो बिल्कुल ये टू स्टोरी मैंने आपको समझाया, क्या एक कम एज वाले और दूसरा एक दूसरे एज वाले, दोनों का एज डिफरेंस हो पर ग्रुप में सेम हो, ठीक है। या फिर हम लोग टी स्टोरी से दो चीजें समझते हैं। देखिए मैंने कैनोपी को समझाया है, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके ग्रुप में जितने पेड़ है वो सेम हाइट के इसी प्रकार है, लेकिन एक दूसरा पेड़ है जो कम हाइट वाले हैं, ठीक है। एक दूसरा पेड़ है जो कम हाइट के उगते हैं और इन्हीं के नीचे उगते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इन लोग ये जो है ये लाइट डिमांडर है, ठीक है। ये क्या है, आपका लाइट डिमांडर है, जिनको सूर्य की रोशनी डायरेक्ट चाहिए। और ये क्या है, शेड बियरर है या शेड डिमांडर है, ठीक है, जिनको क्या है, छाया चाहिए, ठीक है। ये छाया में ही पढ़ना बढ़ना चाहते हैं। तो ये दो स्टोरी हो गया ना। पहला स्टोरी किसके लिए था, वो बड़े पेड़ जिनको लाइट डिमांडर है, वो छोटे पेड़ जो छाया में पढ़ना चाह रहे हैं। तो डबल स्टोरी हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने दो प्रजाति की जो जंगलें हैं एक साथ उगाई जा सकती है। तो ये लाइट डिमांडर शेड बियरर है और ये क्या है, लाइट बियरर है। तो इस प्रकार से, और देर आर ट्री कैनोपी ऑकर इन टू स्ट्रीट्स, अपर एंड लोअर। अपर मैंने यही बताया कि ये जो है अपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छाया वाला ये लोअर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसकी विशेषताएं और भी देख सकते हैं। तो डोमिनेंट स्पीसीज इन ईच स्ट्रम इज डिफरेंट। जाहिर सी बात है कि इसका जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, अपर वाला पार्ट के जो डोमिनेंट ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे अपन दूसरे भी फिगर में समझ सकते हैं कि जो डोमिनेंट ट्री होंगे, जैसा ये अपन ये वाला देख रहे हैं, डोमिनेंट स्पीसीज जो है इन ईच स्टर्म इज डिफरेंट, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो डोमिनेंट ट्री है, ठीक, डोमिनेंट ट्री है वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डोमिनेंट ट्री देखिए, ये सारे डोमिनेंट ट्री है जो एक एज के हैं, ठीक है। तो इनकी जो हाइट है, वो इनकी हाइट है वो डिफरेंट होगा इनसे, ये छोटे पेड़ों से, ठीक है। पर इनकी जब कटाई के बाद इनकी जब फेलिंग हो जाती है, फिर एक इस जंगल की एक दूसरी डोमिनेंट हाइट निकलेगी, ठीक है, जो सेकंड स्टेज की होगी या लोअर सेक्शन की होगी। तो इस प्रकार से डोमिनेंट हाइट दोनों की बिल्कुल होगी। डोमिनेंट हाइट मतलब सबसे ऊंचे ऊंचाई, पेड़ों की जो ऊंचाई है वो डोमिनेंट ट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, द कैनोपी इज सीडलिंग ओरिजिन, मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कैनोपी बोलते हैं। ये जो कैनोपी एरिया है, कैनोपी सीडलिंग मतलब इसका मतलब हुआ था, ये देखिए ये ऐसा कैनोपी बन रहा है, ये कैनोपी है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो आप ऊपर से देखो तो कैनोपी ऐसा दिखता है। और ये कैनोपी कैसा है, सूर्य के किरणों से जो जनरेशन होता है, मतलब सीधा अपन क्या है, बीज से जनरेशन करेंगे, ठीक है। बीज लगा के हम लोग सीडलिंग से रीजनरेशन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में सीडलिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए तो ये था पूरा, इसके बारे में बाकी सारी चीजें यही बताएगा कि लोवेज स्टोरी में क्या लगाते हैं, ठीक है। लास्ट हम लोग इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, बिल्कुल सॉइल इरोजन में काम करता है। कवर द क्रॉप यूज फॉर दिस पर्पस आर, ये देखिए ये जो नाम है, इस नाम को आपको याद रखना है कि टू स्टोरी में हम लोग क्या लगाते हैं, किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो टू स्टोरी जो फॉरेस्ट रहता है, ठीक है, तो टू स्टोरी फॉरेस्ट में ये मेसुआ, स्वीटेनिया, ठीक है,
इबोडिया, ठीक है, और बाम्बूस, ठीक है। तो ये ऐसे पेड़ हैं या स्पीसीज हैं जिनको हम 2 स्टोरी एसेसरी सिस्टम में उगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब कहाँ पे ये एप्लीकेबल है ये देखेंगे, और किन के लिए एप्लीकेबल है। देखिए सबसे पहले ये किन के लिए एप्लीकेबल है ये देखते हैं। ये साल है, सीर है, पाइन है, देवदार है, बाम्बू है। ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए है, मतलब शुष्क पर्णपाती वन। ड्राई डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, शुष्क पर्णपाती वन। ड्राई मतलब शुष्क और पर्णपाती वन। देखिए ये पर्णपाती वन है, ठीक है। पर्णपाती वनों में के लिए उपयोगी है। पूछा जा सकता है कि जो आपका 2 स्टोरी या एसेसरी सिस्टम है किसके लिए अपना जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि साल, चीर और पाइन जैसे पौधों के लिए या पेड़ों के लिए जो शुष्क पर्णपाती वनों के लिए उपयोगी हो, ठीक है। कैसे ये किस कंडीशन में ये अप्लाई होते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू रीजन नीड्स इफेक्टिव सॉइल प्रोटेक्शन। जहाँ पे सॉइल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी हो, इफेक्टिव हो, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू प्रोपगेशन ऑफ शेडेड बियरिंग स्पीसीज। जैसे मैंने कहा, देखिए अभी मैंने जो बात कही थी वो सच निकली कि जो शेडेड बियरिंग है, शेड बियरर वाले पेड़ हैं, छाया पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे पेड़ को यहाँ इस सिस्टम में उगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्टोरी अपन पेड़ उगा सकते हैं। तो ये शेड बियरर है और ये लाइट डिमांडर है, तो शेड बियरर भी अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय ग्रोइंग द मोर क्रॉप पर यूनिट एरिया। जाहिर सी बात है, देखिए अगर सिर्फ बड़े पेड़ों को रखते हैं तो बाकी जो स्थान है खाली, उन पे कुछ नहीं उग पाएगा। इसलिए हम लोग क्या है कि हम लोग लाइट डिमांडर भी लगाते हैं और शेड डिमांडर भी लगाते हैं, शेड बियरर भी लगते हैं, ठीक। शेड बियरर मतलब छाया में पलने वाले पेड़, ठीक है। उनको भी लगाने से ये पूरी भूमि पे क्या है, जंगल ही जंगल रहता है, तो प्रति हेक्टेयर जो पेड़ों की संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इट इज एप्लीकेबल वेयर द अर्ली रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। जहां से हम लोग थोड़े कम समय में ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, वहां के लिए भी एप्लीकेबल है क्या 2 स्टोरी एसेसरी सिस्टम। इट इज नीडेड वेयर द चेंज ऑफ स्पीसीज इज रिक्वायर्ड। जहां पे हम लोग क्या है स्पीसीज को चेंजेस चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ पेड़ों में बदलाव करना चाह रहे हैं, तो अपन लोग क्या है एक स्टोरी के काट दो, फिर जो बच जाएगा, जैसे इस फिगर से आप दे सकते हैं कि अगर ये लास्ट लाइन को समझिए, इट नियर वेयर द चेंज ऑफ स्पीसीज इज रिक्वायर्ड। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो छोटे वाले पेड़ हैं, इस किस्म की प्रजाति को हम लोग सेव करना चाह रहे हैं, तो बड़े वाले पेड़ों को काट उनका रिफेलिंग किया जाए और उनके जगह पर बाकी रीजनरेशन करके जो नया पेड़ उगाया जाए। तो जो बच जाएंगे, जो छोटे पेड़ बच जाएंगे, वो क्या है एक स्पेसीज, जिस पेड़ की डिमांड होगी उसी पेड़ को हम लोग यहाँ बचा के रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या देख सकते हो, नीड की रिकॉर्डिंग हम स्पीसीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन बड़े पेड़ों का वो हो गया, ये पुराने पेड़ थे, अब जो उगाएंगे वो इनके बीच उगाएंगे, ठीक है, ताकि इनको सीड बेयरिंग हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो सेकेंड लास्ट है, हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो लिखा है हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। हाई फॉरेस्ट का मतलब होता है बीज से पेड़ों को उगाना, बीज से, ना कि कॉपाई से, ठीक है। अब इसमें रिजर्व सिस्टम मतलब होता है उस पेड़ को बचाना, ठीक है। इट इज एसेसरी सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच वी सेलेक्ट द क्रॉप्स आर रिटेन्ड। रिटेन मतलब बचाना होता है, जिनको नहीं काटते, फॉर द पार्ट एंड होल द सेकंड रोटेशंस टू ऑब्टेन इन द लार्ज साइज टिम्बर, ठीक है। उन पेड़ों को बचा लेते हैं जिनको फर्स्ट कटाई में नहीं काटने रहता है, जिनसे हम लोग क्या है बड़े पेड़, बड़े जो टिम्बर है, बड़े टिम्बर मतलब बड़े साइज के लकड़ी मिल सके, ठीक है, बड़े साइज के लकड़ी मिल सके, तो उनको बचाया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है, इसलिए उसको रिजर्व सिस्टम कहेंगे, ठीक है। उनको सेकंड फिलिंग में काटते हैं ताकि, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट इस एसेसरी सिस्टम का लाभ है इम्प्रूवमेंट फेलिंग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इम्प्रूवमेंट फेलिंग आपके एमसीक्यू बनते हैं इसमें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट फेलिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इम्प्रूवमेंट क्या, कि फेलिंग सिस्टम में ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है जिससे हम लोग क्या कर सकें, कुछ स्पेसिफिक जो पेड़ हैं उनको बचा के हम लोग उससे अच्छी रेवेन्यू पा सकें, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। इम्प्रूवमेंट फेलिंग इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ inferior growing stalks with the interest of better growth
ऑफ मोर वैल्यूएबल स्पीसीज, यही कहना है। देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब रहता है कि जो लो ग्रोइंग स्टॉक्स है, मतलब जिनसे वैसे पेड़, अगर कुछ पेड़ ऐसे उगे हुए हैं, ठीक है, या जंगल में तो हर प्रकार के पेड़ मिलते हैं, ऐसे पेड़ जिनसे हमको रेवेन्यू नहीं मिलता है, ठीक है, जिसमें लो रेवेन्यू मिलता है, और इनके कारण क्या है, ये डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेड़ों की फेलिंग कर दी जाती है, और सिर्फ किनको बचाया जाता है, जिनसे हम लोग को जो नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है, NPV है, नेट प्रॉफिट वॉल्यूम मिल सके, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, इम्प्रूवमेंट फेलिंग की जरूरत पड़ रही है। नेट प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब होता है, देखिए हर पेड़ का एक यील्डिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है जिसकी उम्र अगर 100 साल है, तो 100 साल में अगर आप सोचोगे काटोगे तो इसकी वैल्यू वो नहीं मिलेगी जो एक बूढ़े पेड़, इसको बूढ़ा पेड़ बोल दिया जाएगा क्योंकि ये 100 साल कर चुका है अपना उम्र। तो 75 साल की उम्र में इसका सबसे बेस्ट प्राइस मिलता है। तो ये उसका यील्डिंग पॉइंट होता है, जब वो उस पे, इसको बोलते हैं यील्डिंग। देखिए यील्डिंग पॉइंट क्या होता है, जिस लकड़ी का सबसे ज्यादा कीमत जिस उम्र में रहता है वो उसका यील्डिंग पॉइंट रहता है। तो वही यील्डिंग पॉइंट पे क्या होता है, देखिए प्रॉफिट जो हमको जो रेवेन्यू बनना है, ठीक है, NPV, नेट प्रॉफिट वॉल्यूम जो बनाना है, तो वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ लकड़ी होता है, और ये रेट रेट एट ए टाइम करेंट रेट, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आप नंबर ऑफ क्या है, पेड़ों की संख्या बढ़ाइए, यील्ड पेड़ों की, ठीक है, और उस समय उसका जो रेट है, जिस समय उसका रेट, जैसे 75 और 55 साल के लकड़ियों का जो रेट रहता है वो ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करके जो अमाउंट मिलेगा उसको ये नेट प्रॉफिट वॉल्यूम बोलेंगे। तो नेट प्रॉफिट वॉल्यूम का अर्थ यही हुआ कि सही समय पे पेड़ों को काट के उसका रेवेन्यू प्राप्त करना, ठीक है। चलिए यही है इंप्रूवमेंट फेलिंग का मतलब। तो अगर हम लोग देखें तो इट इज नॉट कंसिडर एज अ सिल्वीकल्चर सिस्टम। देखो यार यही पूछा जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, उन्हीं को बचाया जिनसे हमको वहां पे रीजनरेशन करने का मतलब नहीं है। इंप्रूवमेंट फेलिंग में यही एक ड्रॉबैक है कि ये जो पेड़ों को काट दिए, ये देखिए ये अच्छे पेड़ नहीं थे जहां से रेवेन्यू मिल रहे थे, इनको आपने काट दिया, तो यहाँ पे वो रीजनरेशन नहीं करते, फिर उन्हीं पेड़ों को बचाते हैं जिनको से वो उनको लाभ मिलना है, तो यहाँ रीजनरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, सिल्वीकल्चर सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा फेलिंग सिस्टम है जहां पे सिल्वीकल्चर सिस्टम नहीं फॉलो होता है। तो इट इज नॉट कंसिडर एज ए सिल्वीकल्चर सिस्टम बिकॉज इट्स नॉट एम्ड टू रीजनरेशन। यही इनका उद्देश्य जो है रीजनरेशन करना नहीं होता है। तो ये पूछा जाएगा किनका उद्देश्य नहीं होता रीजनरेशन करने में, कौन से सिस्टम का। तो इंप्रूवमेंट फेलिंग सिस्टम में इनका एम नहीं होता है, ये बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, इनका एम नहीं होता रीजनरेशन ऑफ क्रॉपिंग का, ठीक है। बट दिस इज एम द ब्रिंगिंग द फॉरेस्ट इनटू अ नॉर्मल स्टेज, ठीक है। इंप्रूवमेंट फेलिंग कैरीड आउट इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। पर इनका उद्देश्य क्या रहता है कि फॉरेस्ट को नॉर्मल फॉर्म में लाएं जहां से वो अच्छे पेड़ों की कीमत में से अच्छे पैसे कमा सके, ठीक है। तो इनका जो तरीका है फेलिंग करने का, ठीक है, कुछ इस फीचर है, लेकिन इस फीचर में आपको जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ठीक है। वही रिपीटेड होंगे, लेकिन आपको अर्थ यहाँ से मतलब था, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए वो ज्यादा जरूरी था। तो ये फेलिंग कुछ उसी प्रकार होते हैं, जैसे मैं एक दो चार चीजें बता दूं। फेलिंग ऑफ द डेड, डाइंग एंड डिजीज ट्री, बीमार पुराने पेड़ों को काटना। फेलिंग ऑफ अनसाउंड ओवर मैच्योर पेड़ों, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जो अनसाउंड है, मतलब अनसाउंड का मतलब होता है खराब, अनसाउंड का मतलब वो जो खराब पेड़ होते हैं जिनसे अच्छी साउंड नहीं आती। साउंड नहीं का मतलब ऑब्वियसली बात है, लकड़ियों में हम लोग ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ठोक के देखने पे समझ में आता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं अनसाउंड का मतलब होता है कि वो उतना बलशाली नहीं होता वो लकड़ी, ठीक है। फॉलिंग ऑफ द बैडली सेडेड मैच्योर और इमेच्योर ट्रीज, ये सारी चीजें एक ही चीज को बताते हैं कि इमेच्योर, डिजीज और कम वैल्यू वाली पेड़ों को काट कर, ठीक है, बिना रीजनरेशन के जो महत्वपूर्ण जिनसे पैसा मिलता है उन पेड़ों को बस बचाना रहता है, ठीक है। ये है इंप्रूवमेंट फेलिंग का मोटो। ये अप्लीकेबल कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल अंडरलाइन जो किया है वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इट इज अप्लीकेबल फॉर मिक्स्ड इवन एज फॉरेस्ट, मिक्स्ड इवन एज फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन बनता है, इवन मिक्स्ड इवन एज फॉरेस्ट
कौन से सिल्वीकल्चर सिस्टम में प्रोड्यूस होंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट फेलिंग सिस्टम से प्रोड्यूस होंगे। इम्प्रूवमेंट फेलिंग सिस्टम से मिक्स्ड इवन एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था पूरा आज का जो टॉपिक था, डिफ्यूज सिस्टम और एसेसरीज सिस्टम का टाइप्स, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कॉपाइस फॉरेस्ट, वो बहुत ही मैंने शॉर्ट वे में बताया, छोटा वीडियो है, वो मुश्किल से 20 से 30 मिनट का, ठीक है, उसको जरूर देखिए। ये सिल्वीकल्चर का जो सिस्टम है, ठीक है, सिल्वीकल्चर सिस्टम के जो भी ये पार्ट है, हाई फॉरेस्ट सिस्टम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉपाइस फॉरेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।